खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। क्या बना रही है आज तेरी भाभी नाश्ते में? माँ, भाभी आज नाश्ते में अंडा पराठा बना रही हैं। अरे वाह, आज नाश्ते में अंडा पराठा है, वो भी बहू के हाथ का। आज तो नाश्ता करने में मजा ही आ जाएगा। किरण और कंचन नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। वहीं थोड़ी देर में तारा गर्मा गर्म अंडा पराठा बना कर ले आती है। वाह भाभी, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। तारीफ बाद में कर लेना, पहले जल्दी से खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। जिसके बाद कंचन और किरण गर्मा गर्म अंडा पराठा खा लेते हैं। भाभी, सच में आपके हाथ का अंडा पराठा खाकर तो मजा ही आ जाता है। मेरा बस चले तो मैं हमेशा आपके हाथ का अंडा पराठा ही खाऊं। हाँ बहू, सच में। कंचन और किरण तारा के हाथ के बने अंडे और पराठे की तारीफ कर ही रही होती है कि तभी वहाँ तारा का पति सूरज आ जाता है। ये क्या, आज तुम लोगों ने फिर से नाश्ते में अंडा पराठा बना लिया? तुम लोग जानते हो ना कि बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और बरसात के मौसम में मेरा काम नहीं चल पाता। ऊपर से तुम लोग अगर नाश्ते में रोज अंडे पराठे जैसी चीज खाओगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? बेटा, बहू कभी कभार तो अंडा पराठा बनाती है और उसमें भी तू चिल्ला रहा है। एक बार बहू के हाथ का अंडा पराठा खाकर तो देख, तेरा सारा गुस्सा ना शांत हो जाए तो मेरा नाम भी किरण नहीं। हाँ भैया, एक बार भाभी के हाथ का अंडा पराठा खाकर तो देखिए। कंचन और किरण के कहने पर सूरज तारा के हाथ का बना हुआ अंडा पराठा खाता है और सूरज को भी तारा के हाथ का अंडा पराठा बहुत ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद वो भी तारा की तारीफ करने से अपने आप को नहीं रोक पाता। अरे वाह माँ और कंचन, आप दोनों ने सही कहा था। तारा बहुत अच्छा अंडा पराठा बनाती है, लेकिन हमें थोड़ा खुद पर काबू करना होगा। अगर हम ऐसे ही रोज अंडा पराठा खाते रहे तो पैसों की कमी होने लगेगी। और वैसे भी अब कुछ ही महीनों में बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा और आप लोग तो जानते हो बरसात के मौसम में मेरा काम बिल्कुल भी चल नहीं पाता। सूरज एक मजदूर होता है जो साल भर घर बनाने का काम करता था, लेकिन बारिश के मौसम में सूरज को काम मिलने में काफी दिक्कत परेशानी होती है, जिसके चलते बारिश के मौसम में पूरे परिवार को गरीबी का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही समय गुजरता है और कुछ ही महीनों में बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। आप आज इतनी जल्दी आ गए? काम जल्दी खत्म हो गया था क्या आपका? तारा, तुम तो जानती हो ना, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और इस बारिश के मौसम में काम मिलना कितना मुश्किल है। आज भी मैं काम ढूंढने के लिए गया था, लेकिन मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा। फिक्र मत करिए, कहीं न कहीं तो आपको मजदूरी का काम मिल ही जाएगा। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। सूरज हाथ मुंह धोकर आता है और तारा उसे खाना दे देती है। दिन बीतने के साथ साथ उनकी परेशानी भी बढ़ने लगती है। एक समय तो ऐसा आ जाता है कि उनके पास खाने के लिए पैसे तक नहीं होते हैं। भाभी, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। आपके हाथ के अंडे पराठे खाए हुए कितना समय हो गया है। तुम तो जानती हो ना घर के हालात अभी कैसे हैं। अंडा पराठा तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो नमक रोटी खाने तक के भी पैसे नहीं हैं। कंचन तारा आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ उनकी पड़ोसन लता आ जाती है। क्या बात चल रही है दोनों ननद भाभी में? कुछ नहीं, ऐसे ही बात कर रहे थे। आइए बैठिए। कैसे आना हुआ आज आपका हमारे घर? अरे तारा, वो अंडा पराठा बनाती है ना, तो मैं उसी की रेसिपी पूछने के लिए आई थी। आज बच्चों का अंडा पराठा खाने का बड़ा मन हो रहा था, सोचा कि तारा इतना अच्छा बनाती है, उसी से ही क्यों ना पूछ लूं। वैसे तारा, तेरे घर से आजकल अंडे पराठे की खुशबू नहीं आ रही है, क्या हुआ? तुम लोग अंडा पराठा नहीं बना रहे हो? पहले तो अंडा पराठा हर दूसरे दिन बनाया करते थे। बारिश के मौसम में तो अंडे पराठे खाने का मजा ही कुछ और होता है। लता की बात सुनकर कंचन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर लता पूछती है, अरे क्या हुआ कंचन, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? सब ठीक तो है ना? अब क्या बताऊं तुम्हें, बारिश के मौसम में हर साल इनका काम बंद पड़ जाता है। जब से बारिश का मौसम शुरू हुआ है तब से ही खाने खाने को हम लोग तरस रहे हैं। कंचन का कितने समय से अंडा पराठा खाने का मन कर रहा है, लेकिन यहाँ तो हमें नमक और रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। हे भगवान, ना जाने हम गरीबों को तू कैसे कैसे दिन दिखाता है। तारा, तुम्हारे हाथों में इतना अच्छा जादू है, तुम उसका फायदा क्यों नहीं उठाती? बारिश के मौसम में हर कोई गर्मा गर्म और मसालेदार चीज खाना पसंद करता है और तुम्हारा अंडा पराठा तो काफी मजेदार होता है। तुम, तुम्हारी सास और नंद मिलकर अंडे पराठे का ठेला शुरू कर लो, फिर देखना कैसे लोग तुम्हारे पास अंडा पराठा खाने के लिए आया करेंगे। तुम ठीक कह रही हो लता, लेकिन कोई भी काम शुरू करने के लिए हमें पैसों की जरूरत होती है, लेकिन हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है।
बस इतनी सी बात, तुम मुझसे पैसे ले लो और जब तुम्हारे पास आ जाएं तो मुझे वापस कर देना। अगर एक पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? लता की बात सुनकर तारा कंचन बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद लता तारा को कुछ पैसे दे देती है और तारा उन पैसों से अंडा पराठा बनाने का सारा सामान ले आती है और ठेले पर खड़े होकर तारा अंडा पराठा बनाने लगती है। वहीं कंचन और किरण अंडा पराठा बेचने का काम करती हैं। बहन जी, मुझे डबल एग पराठा देना। और मुझे सिंगल एग पराठा देना। भाभी, एक डबल एग और एक सिंगल एग पराठा बना दो। तारा जल्दी से कस्टमर का ऑर्डर बनाती है और कंचन और किरण कस्टमर को वो ऑर्डर दे देते हैं। अरे वाह, ये एग पराठा तो बड़ा ही कमाल का है। ऊपर से साथ में ये गर्मा गर्म अदरक चाय, आहा, मजा आ गया भाई। वहाँ ऐसा एग पराठा तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। कस्टमर को अपनी इतनी तारीफ करता देख तारा बहुत खुश होती है और धीरे धीरे अब तारा के ठेले पर कस्टमर की भीड़ बढ़ने लगती है। जो भी तारा के हाथ का बना अंडा पराठा खाता तो वो उसके अंडे पराठे का दीवाना हो जाता। समय गुजरता है और धीरे धीरे तारा की कमाई बढ़ने लगती है, जिससे तारा के घर की हालत भी सुधरने लगती है। ऐसे ही एक दिन। छोटू, एक बात बताओ, हमारा इतना बड़ा ढाबा है और इतनी अलग अलग तरह की चीजें बनती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सारे कस्टमर सामने वाले ठेले पर जाते हैं सिर्फ अंडा पराठा खाने के लिए। मालिक, सामने वाले ठेले के अंडे पराठे बहुत अच्छे होते हैं। एक बार मैंने भी खाए थे। अगर आप भी खाओगे ना तो आप भी सामने वाले ठेले के अंडे पराठे के फैन हो जाओगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो जा मेरे लिए एक प्लेट अंडा पराठा लिया। मदन के कहने पर उसका नौकर छोटू तारा के ठेले पर जाता है और एक प्लेट अंडा पराठा ले आता है। मदन जैसे ही अंडे पराठे को खाता है तो उसे भी वो अंडे पराठे बहुत पसंद आते हैं। ये तो सचमुच में बहुत मजेदार है। अगर ये अंडे पराठे हमारे ढाबे पर बिकने लगेंगे तो इससे तो हमारा बहुत मुनाफा होगा। जिसके बाद मदन जल्दी ही तारा के ठेले पर जाता है और मेरा नाम मदन है, मैं सामने वाले ढाबे का मालिक हूँ। मेरे यहाँ पर इतनी सारी अलग अलग तरह की चीजें मिलती हैं, लेकिन फिर भी सारे कस्टमर तुम्हारे ढाबे पर ही अंडा पराठा खाने के लिए आते हैं। मैंने भी तुम्हारे हाथ का अंडा पराठा खाया था और वो मुझे बहुत पसंद आया। अगर तुम चाहो तो मेरे ढाबे पर मेरे साथ मिलकर काम कर सकते हो और हमें भी ये अंडा पराठा बनाने की रेसिपी बता सकते हो। इसके लिए मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगा। तारा को मदन का आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो मदन के साथ जाकर मदन के ढाबे पर अंडा पराठा बनाती है और बेचने लगती है, जिससे अब मदन के ढाबे की भी बिक्री दिन पर दिन बढ़ने लगती है। तारा कुछ ही महीनों में अपने अंडे और पराठे बेचकर इतने सारे पैसे इकट्ठा कर लेती है, जिससे वो अब अपना अंडा पराठे का खुद का एक होटल खोल लेती है, जिससे तारा की घर की सारी परेशानी खत्म हो जाती है। अनीता भाभी, अब रहने दीजिए, बाकी की बचे हुए कपड़े कल सिल लीजिएगा। इतनी रात हो गई है, अब खाना खा लीजिए। नहीं सुमन, तुम खा लो और नीलम, पूनम, अनु और इच्छा को भी खिला दो। मुझे भूख नहीं अभी। ऐसे कैसे नहीं भूख भाभी? सुबह सिर्फ आपने कल रात की बची हुई बासी रोटी खाई थी, वो भी आधी, और दिन भर से कपड़े ही तो सी रही हो। ठीक है, मैं खा लूंगी। मुझे अभी इस ब्लाउज को पक्का सिलाई करनी है। कल सुबह मुझे ये ब्लाउज ग्राहक को देना है। इसके बाद गरीब अनीता रात भर लालटेन की धीमी रोशनी में आंखें गड़ाए कपड़े सिलती है। अनीता बहुत ही गरीब थी। कुछ सालों पहले तक उसका पति अखिलेश रिक्शा चलाकर रोजी रोटी कमाता था, मगर एक रोज जब वो रिक्शा लेकर घर आ रहा होता है कि तभी एक गाड़ी से हुए हादसे में उसके दोनों पैर चले जाते हैं और घर चलाने की जिम्मेदारी अनीता के कंधों पर आ जाती है और वो सिलाई का काम शुरू कर देती है, जिससे घर का खर्चा ही चल पाता है। फिर एक दिन शन्नू उसके घर ब्लाउज सिलवाने आती है। अरे अनीता, जरा मेरा ये ब्लाउज सी देना। अरे वाह शन्नू काकी, ये ब्लाउज का कपड़ा तो बड़ा महंगा लग रहा है, कितने का खरीदा? अरे अनीता, मैं क्यों भला कपड़े खरीदने के पीछे पैसे खर्चने लगी? तुझे पता है ना कि मैं विलोचन हूँ, शादियाँ करवाती हूँ, तो बस लड़की वालों की तरफ से कपड़े, पैसे, मिठाइयाँ मिलते रहते हैं। वैसे तू बता, तेरी पांचों ननद में से किसी का रिश्ता लगा कि नहीं? कहा शन्नू काकी, आप तो जानती ही हैं कि मैं गरीब दर्जी दिन रात कपड़े सीकर बस इतना ही कमा पाती हूँ, जिससे कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता है। ऐसे में आजकल के जमाने में अच्छे रिश्ते बिना दहेज के न मिलते हैं। 100% सच है अनीता, मगर एक न एक दिन तुझे अपनी 5 ननद की विदाई करनी ही है। बोल तो कहीं बात चलाओ। वैसे भी तेरी 5 ननद रूप की धनी है, क्या पता बिना दहेज दिए ही बात बन जाए।
आपके मुंह में घी शक्कर शन्नो काकी, आप बात कीजिए। अगले ही दिन से शन्नो गरीब दर्जी अनीता की पांचों ननंद से शादी के रिश्ते ढूंढने लगती है और सुमित्रा अपनी पांचों बेटों के साथ उसके घर आती है। तभी अपाहिज कुर्सी पर बैठा अखिलेश उनका स्वागत करता है। नमस्ते माँ जी, आइए ना, बैठिए, मैं अभी आया। फिर अखिलेश अपाहिज कुर्सी के सहारे कमरे में आता है जहां अनीता अपनी पांचों ननंद को पुरानी सी साड़ी पहना कर तैयार कर रही होती है। अनीता, लड़के वाले आ गए हैं। ठीक है, मैं इन्हें लेकर आती हूँ। अनीता अपनी पांचों ननंद को सुमित्रा के सामने लाती है जहां पांचों ननंद पैर छूकर सभी को चाय नाश्ता देती हैं। भाई अनीता, मुझे तो तुम्हारी पांचों ननंद पसंद है। अपनी पांचों ननंद का रिश्ता पक्का हो जाने पर वो गरीब दर्जी भाभी आंसू भरी आंखों से कहती है, ये तो बहुत खुशी की बात है सुमित्रा जी। वो सब तो ठीक है, मगर मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। सुमित्रा अनीता को अलग से ले जाकर दहेज की बात करती है। देखो अनीता, मैं तुम्हारी पांचों ननंद को अपने घर की बहू बनाने को तैयार हूँ। तुम बस मुझे 10 लाख रुपए दहेज में दे देना और आने वाले बारातियों का अच्छे से स्वागत सत्कार कर देना। दहेज की इतनी बड़ी रकम सुनकर एक पल के लिए अनीता सोच में पड़ जाती है, मगर अपनी पांचों ननंद की खुशी से खिले चेहरे देखकर वो कहती है, सुमित्रा जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अनीता सारी बात अपने पति अखिलेश को बताती है। क्या सुमित्रा जी ने दहेज में 10 लाख रुपए मांगे हैं? मगर इस गरीबी में कहाँ से लाओगी तुम उतने पैसे? अखिलेश जी, मेरी ननंद मेरी जिम्मेदारी है। माँ जी के मरते वक्त मैंने उन्हें वादा दिया था कि अपनी ननंद की शादी बड़े धूमधाम से करूंगी। ऐसे ही समय बीतता है। ननंद की शादी का जोड़ा खरीदने और दहेज के पैसे जोड़ने के लिए दिन रात कपड़े सीती, देखते ही देखते शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। तभी इच्छा और पूनम कहती हैं, भाभी आप मेरी शादी के लिए लाल रंग का लहंगा खरीदना और भाभी मेरे लिए गुलाबी रंग का भारी सा लहंगा खरीदना और उसके साथ का ब्राइडल नेकलेस भी, ताकि जब हमारी प्यारी दर्जी भाभी की ननंद दुल्हन बने से सुंदर लगे। एक तरफ जहां शादी के जोड़े को लेकर अनीता की पांचों ननंद के मन में कई सपने थे, वहीं अनीता का मन चिंताओं में घुला जा रहा था और अब शादी का दिन आ जाता है। ऐसे में शादी वाले दिन अनीता कर्ज मांगने कई लोगों के पास जाती है, मगर कोई उसकी मदद नहीं करता। उदास होकर वो जंगल में आती है जिसके बीच फूलों का बगीचा होता है। तभी उसे आवाज आती है, बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो। लगता है कोई मुझसे मदद मांग रहा है। तभी अनीता की नजर कांटों में फंसी एक सुनहरी तितली पर जाती है। अरे, इस बेचारी तितली के पंख तो कांटों में फंस गए हैं, मुझे उसे बचाना होगा। अनीता तितली के पंखों को सावधानी से कांटों से निकाल देती है। मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जादुई सुनहरी तितली हूँ जो यहाँ फूलों का रस पीने आई थी, मगर कांटों में फंस गई। मगर तुम क्यों परेशान हो? अनीता रोते हुए जादुई तितली को सारी बात बताती है। आज मेरी पांचों ननंद की शादी है, मैं कैसे करूंगी उनकी शादी? अनीता, ये लो, ये पांचों लहंगे ले जाकर अपनी ननंद को पहना देना। जादुई तितली, तुमने मुझे शादी का जोड़ा तो दे दिया, मगर मैं दहेज कहाँ से लाऊंगी? जैसे ही लहंगे तुम्हारी ननद पहनेंगी तो तुम्हें जादू देखने को मिलेगा। अनीता बिना देर किए पांचों लहंगे लेकर घर आती है। भाभी, आप कहाँ रह गई थी? हाँ भाभी, आप कहाँ थी? ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, तुम पांचों जल्दी से ये लहंगा पहन लो। पांचों लहंगा पहनकर अनीता के सामने आती हैं। तभी पूनम कहती है, भाभी बिना गहनों के ये लहंगा अधूरा लग रहा है, काश कि हमारे पास गहने भी होते। इतना कहते ही पूनम के जादुई लहंगे से सोने के सुंदर सुंदर गहने निकलने लगते हैं और पांचों के साधारण लहंगे सोने के लहंगे बन जाते हैं। ये नजारा देखकर गरीब दर्जी अनीता और उसकी ननंद की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये कैसे जादुई लहंगे हैं जो एकदम से सोने के लहंगे बन गए? तब तो हमारे भी लहंगे में पूनम के लहंगे जैसा ही जादू होगा। ऐसा सोचकर अनीता की बाकी की चारों नंदे भी सोने के लहंगे के जादू को आजमाती हैं। ए मेरे जादुई सोने के लहंगे, मेरे इस घर को शादी के घर के रोशन से भर दो। सुमन के ये कहते ही सोने के लहंगे से सुनहरी रोशनी उस गरीब दर्जी भाभी की झोपड़ी में फैल जाती है और देखते ही देखते वो आलीशान घर बन जाता है जहाँ हर तरफ फूल और लड़ियां लगी होती हैं। जब ये सोने के लहंगे गहने दे सकते हैं और हमारी गरीब झोपड़ी की रौनक बदल सकते हैं, तो फिर ये पैसे भी दे सकते हैं। सुमन, पूनम, इच्छा, अनु, नीलम, मैंने तुम पांचों से एक बात छुपाई है।
दरअसल सुमित्रा जी ने तुम्हारी शादी के बदले मुझसे दहेज मांगा था। देखो, क्या तुम्हारे सोने के लहंगे पैसे भी दे सकता है क्या? इतना कहते ही नीलम के लहंगे से पैसे ही पैसे झड़ने लगते हैं। वहीं इच्छा के लहंगे से सोने चांदी के सिक्के और अनु के लहंगे से शादी के लहंगे निकलते हैं। भाभी, ये जादुई के लहंगे आप लीजिए ताकि कल को किसी गरीब की बेटी की शादी में आप इसकी मदद कर सके। इसके बाद वो पांचों सोने के लहंगों से निकले लहंगे पहनकर तैयार होती हैं और अनीता अपनी पांचों ननद को मंडप में ले जाती है, जहां बड़े ही धूमधाम से उनकी शादी होती है और आंसुओं के साथ अनीता उनकी विदाई करती है। जाओ मेरी प्यारी ननद, भगवान करे तुम्हें हर खुशी मिले। तुम्हारे हिस्से के सारे दर्द दुख तुम्हारी इस गरीब दर्जी भाभी के हिस्से में आ जाए। शुक्रिया भाभी, आज तक आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए। इसके बाद अनीता की पांचों ननद विदा होकर ससुराल चली जाती हैं। तभी एक रोज शन्नू फिर से अनीता के पास आती है। अरे आरती, जानती है गंगा की बेटी की शादी है, मगर उस बेचारी के पास इतने भी पैसे नहीं कि वो अपनी बेटी की शादी मंदिर में भी कर सके। बड़ा रो रही थी बेचारी, जाने भगवान गरीब की कोख में बेटियां क्यों देता है। शन्नू काकी, आप चिंता मत कीजिए, गंगा मौसी की बेटी की शादी होगी, वो भी बड़ी धूमधाम से। ये कहकर अनीता फिर से उन सोने के लहंगे को निकालती है। मुझे तुम जादुई सोने के लहंगे की मदद चाहिए, मेरी मदद करो। अनीता के ऐसा कहते ही उन सोने के लहंगों से